लास्ट टर्म पे हमने डिज़ाइन फॉर इनफाइनाइट लाइफ का जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसीजर है उसको मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज मैं उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द न्यूमेरिकल आई विल स्टार्ट द डिज़ाइन फॉर फाइनाइट लाइफ। उसका न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसीजर मैं डिस्कस करूँगा। आफ्टर दैट I will start the solving the numerical based on the design for finite life, ठीक है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन डिज़ाइन फॉर इनफाइनाइट लाइफ। और मैंने बताया था डिज़ाइन फॉर इनफाइनाइट लाइफ के लिए जो फेलियर क्राइटेरिया होता है दैट इज़ योर इंड्योरेंस लिमिट। तो जब इंड्योरेंस लिमिट एक क्राइटेरिया बन जाता है तो हमें मटेरियल को जो वर्किंग कंडीशन में लाना है तो उससे नीचे ही रखना है। मीन्स जो अप्लाइड स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वो इंड्योरेंस लिमिट से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा है डिज़ाइन या मशीन डिज़ाइन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई रखता है विच इज डिज़ाइन डेटा बुक। तो डिज़ाइन डेटा बुक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मैं जो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ उसमें भी डिज़ाइन डेटा बुक की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल सॉल्व लिखता हूँ, समझते हैं कि न्यूमेरिकल में सॉल्व एक्चुअल में करना क्या है। आफ्टर दैट देखते हैं किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और मुझे निकालना क्या है, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल है बेसिकली दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इनफाइनाइट लाइफ प्रॉब्लम। द न्यूमेरिकल इज अ फ्लैट प्लेट मेड ऑफ स्टील, a flat plate made of steel, a flat plate made of steel 20C8 made of steel 20C8 जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, ब्रैकेट में इसकी SUT दिया है विच इज 440, क्या दिया है 440 न्यूटन पर एम स्क्वायर इन हॉट रोल्ड एंड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। इन हॉट रोल्ड एंड नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, इन नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, फुल स्टॉप। आगे दिया है विच इज सोन इन फिगर, सोन इन फिगर। आगे बोल रहा है इट इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्लीटली रिवर्स्ड एक्सियल लोड ऑफ, इट इज सब्जेक्टेड टू अ completely reversed axial load of 30 kilo Newton. Full stop. The notch sensitivity factor, the notch sensitivity फैक्टर विच इज ब्रैकेट में Q, विच इज कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दिया है नो सेंसिटिविटी फैक्टर 0.8 दिया हुआ है एंड द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90% एंड द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90%, जो कि गिवन हुआ है। साइज फैक्टर भी आपको दिया है, द साइज फैक्टर इज and the size factor is 0.85. फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 2, ये भी दिया हुआ है।
डिटरमाइन द प्लेट थिकनेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ। क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द प्लेट थिकनेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ। इनफाइनाइट लाइफ के लिए आपको प्लेट थिकनेस कैलकुलेट करनी है, मीन्स आपको थिकनेस कैलकुलेट करनी है प्लेट की। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया गया है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। मेरा डायग्राम मुझसे अच्छा बनता नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए है, आप लोग देखिएगा थोड़ा। एक बीच में सेक्शन होल भी दिया हुआ है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करता हूँ, विच इज दिस इज द 50 mm। इसकी होल की डायमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज 10 5 रिप्रेजेंटेड बाई डायमीटर, प्लस माइनस 30 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है, प्लस माइनस 30 किलो न्यूटन, प्लस माइनस मीन्स टेंसाइल फोर्स एंड compressive force both are acting simultaneously, that's why it is called fluctuating stress, or we can say that cyclic loading। प्लस माइनस से रिप्रेजेंट हो गया, थिकनेस निकालनी विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट लाइफ से। ठीक है, तो बस अब स्टार्ट कर देते हैं इसको सॉल्व करने। बताएं कैसे सॉल्व किया जाएगा, एनी आइडिया? ओके, चलिए फिर एक सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। ले लेते क्वेश्चन का क्या है, कह रहा है एक प्लेट है जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, किस कंडीशन में? हॉट रोल्ड है, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है। आगे बोल रहा है कि इट इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्लीटली रिवर्स एक्सियल लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन का एक एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है। मैंने एक कंडीशन बताई थी एक्सियल लोड की। दिया हुआ है नो सेंसिटिविटी फैक्टर 0.8 भी है, एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी 90% एंड साइज फैक्टर दिया हुआ है कितना? 0.85। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है। तो दे रहा है भाई थिकनेस निकाल के दिखा दो इनफाइनाइट लाइफ की कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे क्या क्या इसमें गिवन है क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो फोर्स आपका गिवन है कितना? प्लस माइनस 30 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है। रिलायबिलिटी दी हुई है कितनी? 90%। एस यू टी दिख रहा है यहाँ पर, एस यू टी कितना दिया हुआ है? दैट इज 440 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसे आप मेगा पास्कल भी लिख सकते हो। साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है? नो सेंसिटिविटी फैक्टर विच इज 0.8 दिया हुआ है। आपको साइज फैक्टर दिया है, साइज फैक्टर में बताया था केवी से रिप्रेजेंट होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई? 0.85। साथ ही साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको गिवन है विच इज 2। इतना चीज आपको दिया हुआ है। तो हमने बताया ना कि ड्यूरिंग द डिजाइन in case of infinite life we must consider the endurance limit as a failure criteria। तो क्या क्राइटेरिया है और कौन से मैक्सिमम इंड्योरेंस लिमिट है जिसपे ये मटेरियल सर्वाइव कर रहा है, या वो लिमिट डिफाइन कर रहा है कि मटेरियल इसमें फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले उसी को निकाल लेते हैं, दैट इज इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस फॉर द प्लेट। स्टेप नंबर 1 है आपका इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस फॉर द प्लेट। उस प्लेट की इंड्योरेंस लिमिट कितनी होगी तो निकाल लेते हैं। मैंने बताया था इन केस ऑफ द
स्टील, मैंने इससे पहले काफ़ी बार बताया, इन केस ऑफ द स्टील अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्टील के केस में मैंने बताया था कि जो इंड्योरेंस लिमिट होगी एसी डैश, जो भी एसी डैश होगी, करेक्टेड तो हम बाद में निकालेंगे, जो एसी डैश होगी विच इज 0.5 टाइम ऑफ SUT होगी। मैंने एक कंडीशन आपको लिखा दी थी पहले ही, ठीक है। 0.5 टाइम ऑफ क्या होगी SUT। SUT आपको पता है कितना दिया है, विच इज 0.5 टाइम ऑफ SUT 440 आपको गिवन है SUT विच इज 440। इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट आधा हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 220 न्यूटन पर mm²। ये आपकी आ गई इंड्योरेंस लिमिट ऑफ दैट मटेरियल। ये तो हुआ आपका पहला स्टेप, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है आपका करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट को निकालना। उसको निकालने के लिए देखिए स्टेप नंबर 2, करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट क्या है? करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट क्या होती थी? एसी बराबर KA KB KC KD इंटू एसी डैश। ये आपको निकालना है। KA विच इज योर साइज फैक्टर। अब KA निकालने के लिए आपको डिजाइन डेटा बुक की जरूरत पड़ेगी। और कैसे जरूरत पड़ेगी? डिजाइन डेटा बुक में कुछ कंडीशन दिया होता है, जैसे कि हॉट रोड एंड नॉर्मलाइज कंडीशन दी होगी, ठीक है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दी होगी। इसी के बिहाफ पे आप क्या निकालेंगे? करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट। अभी मैं डेटा बुक आपको दिखा दूंगा, डेटा बुक में कैसे बना हुआ है। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिस वन दिख रहा है, दिस वन मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ ऐसा कुछ बना होता है, इसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इधर तुम्हारा SUT दिया होता है और इधर KA मींस सरफेस फिनिश फैक्टर, और यहाँ पर कंडीशंस दी होती हैं कि हॉट रोल्ड है, रॉट आयरन है, गैल्वनाइज्ड है, कुछ भी है। तो यहाँ से जब SUT ऊपर चलता है तो जाके किसी ना किसी कंडीशन से टकराता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टकरा गया और ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आपका है हॉट रोल्ड का। तो यहाँ से निकल के SUT में 440 यहाँ से जब निकला, हॉट रोल्ड पे टकराया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसी से एक्सिस के पैरेलल हम खींच लेंगे, जहाँ पे कट करेगा यही पॉइंट आपको क्या होगा? A हो जाएगा, या कह सकते हैं KA हो जाएगा। तो इस केस में ये सारी कंडीशंस को फॉलो करा के जो कि A की वैल्यू निकलती है दैट इज 0.67। आप लोग डेटा बुक जब खोलेंगे तो उसमें देख लेंगे 0.67 आपको KA की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। KB आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है KB 0.85। KC इज द रिलायबिलिटी फैक्टर। अब रिलायबिलिटी यहाँ पर 90% है, इसको भी आपको डेटा बुक में देखना होगा कि 90% पे KC की वैल्यू क्या होती है। 90% रिलायबिलिटी पे रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी डेटा बुक में आपको साफ साफ दिखा होता है कि 90%, 80%, 85%, 60%, 40%, 50%, इवन 100% पे KC की वैल्यू क्या होती है। तो इन केस ऑफ 90% द वैल्यू ऑफ KC विच इज 0.897, ये वैल्यू आ गई KC। लास्ट बचा आपका KD। अभी आपको KD बचा है। वी नो दैट, मैंने पहले बताया था KD की वैल्यू कैसे निकालते हैं। KD इक्वल्स टू 1/KF ऐसे निकलती है। मुझे पता है KF की वैल्यू क्या होती है, 1 + Q KT - 1, ठीक है। KT की वैल्यू मैंने बहुत पहले, इससे पहले भी न्यूमेरिकल कराया था, उसमें मैंने बताया था KT की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। सो फॉर KT हमें D/W लेना होता था कि D/W की वैल्यू क्या होगी। D क्या होता है? द डायमीटर ऑफ दिस होल एंड W इज द विड्थ ऑफ दिस प्लेट। तो D/W जब हम 10/W
50 करते हैं तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, विच इज़ 0.2, और ये 0.2 आ जाएगी। इसी 0.2 के बिहाफ पे मैंने ग्राफ पे बताया था कि कैसे 0.2 पे हम KT की वैल्यू देख लेते हैं। तो इस केस में अगर हम KT की वैल्यू बात करें, इस केस में अगर हम KT की वैल्यू की बात करते हैं फॉर 0.2 के लिए KT की वैल्यू अगर हम बात करते हैं विच इज 2.51, 2.51। यहाँ से KT आ गई। अब KT आ गई है, यहाँ से KF भी निकाल लेंगे। सो KF बराबर 1 प्लस Q की वैल्यू आपको पता है Q विच इज 0.8, KT की वैल्यू आपने निकाल ली है विच इज 2.51 माइनस 1। इसको सॉल्व करके आप KF की वैल्यू मुझे बताएं, क्या आ रही है KF की वैल्यू, बनाए भाई, विच इज 2.208, 2.208। ये आपकी क्या आ गई, KF की वैल्यू। और जब KF की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, KD की वैल्यू 1/KF से निकाल लेंगे, दैट इज 1/2.208, विच इज KD कितनी आ जाएगी बताएं आप लोग। KD मीन्स मॉडिफाइड फैक्टर, KD की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, विच इज 0.4529, ये आपकी KD की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बस आपको KA, KB, KC, KD सब पता चल गया, ऐसे निकाल लीजिए। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, KA 0.67 मल्टीप्लाइड 0.85 मल्टीप्लाइड 0.897 मल्टीप्लाइड 0.4529 मल्टीप्लाइड AC डैश की वैल्यू 220 आपने निकाल रखी है, ऐसे 220। तो SE की वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं आप लोग। SE इज टू 50.9 न्यूटन पर mm²। यहां तक आपने निकाल लिया करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट। लेकिन मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी, इन केस ऑफ क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, इन केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, मैंने आपको पहले बताया था अगर कहीं पे एक्सियल लोडिंग दी हो तो करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट एट द एक्सियल विच इज 0.8 टाइम ऑफ करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट, ये होता है। मैंने इससे पहले भी आपको डिटेल में बता रखा है कि मैंने बताया था, याद रख लीजिएगा। तो 0.8 टाइम ऑफ SE, तो SE एट एक्सियल लिमिट विच इज 0.8 इंटू 50.9, तो SE एट एक्सियल लोडिंग कितनी वैल्यू आ जाएगी, सो आप लोग बताएं, विच इज 40.72 न्यूटन पर mm²। तो ये है इसकी मैक्सिमम इंड्योरेंस लिमिट या मैक्सिमम करेक्टेड एक्सियल इंड्योरेंस लिमिट, जिसपे ये मटेरियल सरवाइव करेगा, मतलब अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स को बिना फेल किए इस फोर्स तक सरवाइव कर लेगा। लेकिन इसके ऊपर आप लाएंगे तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स तक नहीं जाके कमी पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए इससे कम ही रखी जाती है चीजें। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब क्या करना है, मुझे निकालना तो एक्चुअल में थिकनेस है, तो बोर्ड तो पूरा भर गया है, कुछ खाली करवाइए आप लोग, जल्दी से देख लीजिए, फिर हम निकालते हैं परमिसिबल कितनी इसके ऊपर। ये तो हो गई मैक्सिमम के बाद हम देख लेते हैं परमिसिबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। इधर का हो गया, मैं रफ कर रहा हूँ ये चीज, इसकी जरूरत नहीं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, नहीं हो पाया तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें एक एक चीज डिटेल से समझाई जा रही है आप लोग को। तो थर्ड स्टेप जाएगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। अभी तो हमने मैक्सिमम निकाल लिया, अब कितनी परमिसिबल है, और जो मैक्सिमम होती है वही इसकी मैक्सिमम परमिसिबल भी होती है। मीन्स परमिसिबल स्ट्रेस, ये तो हुआ आपका मैक्सिमम कि भाई ये एक लिमिट है, लेकिन ड्यूरिंग द डिजाइन क्या उसकी लिमिट पे काम करोगे, नहीं, हम उससे कम पे काम करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चले। तो परमिसिबल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो आपने
स्ट्रेस निकालिए, स्ट्रेस करेक्टेड इंड्यूस लिमिट एट एक्सियल फोर्स, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ कंसिडर करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, विच इज 0.72 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 2। तो परमिसिबल एम्पलीट्यूड स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, विच इज 20.36 कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हुई एक्चुअल स्ट्रेस एम्पलीट्यूड जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। जिससे ये सिस्टम है, ये मटेरियल है, ये कंपोनेंट है, अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल तक वर्क कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गई परमिसिबल। आप सीधे निकाल लेते हैं लास्ट स्टेप, थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो स्टेप नंबर 4 दैट इज थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो आपको पता है ये तो हो गई जो कंडीशन दी है उनसे स्ट्रेस निकालिए। अब जो इसका फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा दैट इज विच इज W माइनस डी इंटू टी, ठीक है। तो फोर्स आपको पता है दिस इज 300 न्यूटन अपॉन W, दिस इज 50 माइनस 10 इंटू टी, दैट इज 3000 अपॉन 4 इंटू टी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका सिग्मा ए। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जब इसको देखेंगे दिस इज 20.36 इक्वल्स टू 3000 अपॉन 4t। अब यहां से सिर्फ आपका t अननोन है, यहां से t की वैल्यू अब आप लोग बताएं क्या होगी, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेट 36.84 क्या होगा mm। ये आपकी वैल्यू आ गई t की। तो यही आपको एक्चुअल में निकालना था क्वेश्चन में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी हैं, बस लेंदी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। तो लेंदी का मतलब बस करते जाइए और बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। स्टेप्स मैंने बता दिए, ऐसे ही इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, करिएगा आप लोग, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बता दिए, आप लोग 1-2 बार ट्राई करिएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ। इस पर आप करते हैं जल्दी से, उसके ऊपर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल भी लगाना होगा मुझे। क्या है कॉन्सेप्ट, डिजाइन फॉर फाइनाइट लाइफ। मैंने इससे पहले इनफाइनाइट लाइफ का डिजाइन कर लिया था, फाइनाइट लाइफ। सो फॉर डिजाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनाइट लाइफ वी मस्ट कंसीडर द एसन कर्व, ठीक है। और एसन कर्व जो कंसीडर करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए बी, कोई भी नाम दे सकते हो, ये तो मैंने ऐसे जनरल ले लिया। कंसिस्ट स्ट्रेट लाइन ए बी ड्रॉन फ्रॉम log 0.9 of SUT at 10⁻³ cycle to SE log SE 10⁶ cycle। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले जब इनफाइनाइट लाइफ लेते हैं तो उसमें डिजाइन क्राइटेरिया क्या मान रहे थे हम, इंड्योरेंस लिमिट। लेकिन हम जब फाइनाइट लाइफ लेंगे तो उस केस में डिजाइन क्राइटेरिया हमको एसन कर्व को लेकर चलना होगा। और एसन कर्व में भी कैसे, वो देखिए यहां पर आके। आपको पता है दिस इज जो log 10 log बेस 10 ST, ठीक। करना क्या है,
और दिस इज योर नंबर ऑफ साइकिल लॉग बेस 10 इंटू एन। करना क्या है, मैंने कहा ना एक लाइन लेनी है एट 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 जब लॉग लेंगे तो यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। मीन्स लॉग लेने के बाद यहाँ पर 3 आया, इससे पहले 10 की पावर 3 होती है क्योंकि बेस 10 है। तो इस पे हमें क्या लेना है यहाँ पर, दैट विल कंसिडर लॉग 0.9 टाइम ऑफ एस यू टी। मीन्स आपको एक लाइन बनानी है ए बी जो कि स्टार्ट होगी फ्रॉम 0.9 टाइम ऑफ एस यू टी एट 10 की पावर 3 साइकिल। 10 की पावर 3 साइकिल से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, दैट इज योर लॉग बेस 10 एस ई करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट तक, और ये आगे भी इसी तरह बढ़ जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये जो यहां तक चलेगी करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट की जो लाइन होगी दैट इज 6, ठीक है, यहां तक चलेगी। और ये जो लाइन होगी द लाइन इज ए बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 5 7 8 9 10, this will be 6, this is 3 here, clear। अब करना क्या होता है, इसमें आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं इस क्वेश्चन इस तरह के डिजाइन, या तो आपको मटेरियल की फटिंग स्ट्रेंथ पूछ सकता है, या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स पूछ सकता है कि स्ट्रेंथ दी हुई है फटिंग स्ट्रेंथ, कितने नंबर ऑफ साइकिल तक वो परफॉर्म करेगा, या साइकिल्स दी हुई हैं तो उस साइकिल्स को परफॉर्म करने के लिए मटेरियल कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो निकालना है। तो इसमें दो ही चीज निकालनी है। फॉर एग्जांपल कोई चीज दी हुई है कि भाई मटेरियल की जो साइकिल है वो 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 मतलब इतनी है, तो इसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि 10 की पावर 5 नंबर ऑफ साइकिल तक वर्क करेगा। तो करेंगे क्या इस 5 को सीधा ले जाएंगे ऊपर और लाइन ए बी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, लाइन ए बी के साथ जोड़ देंगे। जिस पॉइंट पे जुड़ेगा उसी से हम एक्सिसा के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे, जो जहां पे कट करेगी वही मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी लॉग बेस 10 एस ई, क्या होगी वो एस एफ। अगर मैं इसको मान लू ई दैट इज एफ, तो एक्चुअल में या तो आपको ये निकालने के लिए कह सकता है या फिर ये निकालने के लिए कह सकता है। ये जस्ट अ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एक एक स्टेप लिखते हैं, पहले तो समझ लेते हैं सॉल्विंग प्रोसीजर ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। तो एक एक स्टेप में लिखता हूँ, सॉल्विंग प्रोसीजर लिख लेते हैं, वो जब याद हो जाएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे जो मैंने लिख दिया यहाँ पर यही वो सॉल्विंग प्रोसीजर है। करना क्या होता है, सबसे पहले ए ड्रॉ करना होता है और ए के लिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन है 0.9 टाइम ऑफ एसयूटी लेना है, कितने पे 3 पे, और 3 हमेशा बेस होगा, और करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट निकालिए विच इज 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 3 है। अब आपसे हम फॉर एग्जांपल कह दिया कि भाई 10 की पावर 5 किसी कंपोनेंट को चलाना है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, या फिर मटेरियल की स्ट्रेंथ दी हुई है तो बता दो भाई कि वो कितने नंबर ऑफ साइकिल वर्क करेगा, बस यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन इसी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड। चलिए फिर न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। हाँ, मेरे कह रहे हैं कि अ रोटेटिंग बार मेड ऑफ स्टील 45C8, क्वेश्चन है अ रोटेटिंग बार ऑफ मेड ऑफ स्टील 45C8
जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 630 दिया हुआ है, ब्रैकेट में SUT इक्वल्स टू 630 न्यूटन पर mm², subjected to completely reverse loading, subjected to completely reverse loading, reverse bending stress, sorry, subjected to reverse loading, reverse bending stress, full stop. आगे दिया है the corrected endurance limit of the bar is the corrected endurance limit of the bar is 315 न्यूटन पर mm²। ये आपको करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट बार की दी हुई है। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ द बार, कैलकुलेट द फटीग strength of the bar for a life of 90,000 साइकिल। देखिए इसमें आपको साइकिल दे दी गई है, क्वेश्चन में साइकिल दे दी गई, भाई इतनी साइकिल तक काम कराना है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए यही कैलकुलेट करके आपको देना है। तो आपको पता चल गया कि एक फाइनाइट साइकिल दे दी गई कि इतने नंबर ऑफ साइकिल मीन्स फाइनाइट लाइफ दे दी गई है, इस फाइनाइट लाइफ के लिए उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये मुझे निकाल के बता दो। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें हम एसन कर्व या वॉलर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है आगे काम आ जाए मेरे क्या समझ गए ना कि साइकिल दे दी गई, फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, स्ट्रेंथ निकालो, बाकी चीज सब समझ में आती है आपको बड़े अच्छे से, बहुत टैलेंटेड हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो काम है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज दिया होता है उसको लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे क्वेश्चंस को पढ़ना ना पड़े। तो गिवन क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज 330 न्यूटन पर mm² आपको दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या, करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट विच इज SC कितना दिया है 315 न्यूटन पर mm² आपको ये दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, एक चीज और दी हुई है कि नंबर ऑफ साइकिल 90,000 साइकिल्स आपको दी हुई है। कह रहा है मुझे स्ट्रेंथ निकालो, मीन्स निकालना एक्चुअल में क्या है, SF की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम का ड्रॉ कर लेना है एंड दैट इज दैट स्ट्रक्चर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उस डायग्राम को बना रहा हूं। यहां पर लॉग इसका स्ट्रेंथ का, यहां पर नंबर ऑफ 10 × n, ठीक, log 10 × n ये करना है। सबसे पहले तो मैं सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूं जिसके लिए मुझे काम करना है, इस डायग्राम को बना लेते हैं। आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था कि दो चीजें इसमें स्टैंडर्ड लेके चलनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या लेके चलना है, सबसे पहला तो जो AB आपने बनाया है, A और B जो बनाया है, A की वैल्यू हमेशा 10⁻³ या फिर 3 पे लेके चलेंगे, B की वैल्यू हमेशा 6 पे लेके चलेंगे। ठीक है, और ये जो A है यही आपका क्या है, log base 10.9 टाइम ऑफ SUT, ये आपका है। B log base 10, दिस इज योर log base 10, दिस इज SE, करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट ही आपकी है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। तो पता है
एस यू टी दिया है तो 0.9 टाइम ऑफ एस यू टी निकाल लेते हैं। तो 0.99 इंटू एस यू टी की वैल्यू 630, सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 567 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब इसको निकाल दिया तो इसी का लॉग बेस 10 इंटू 0.9 एस यू टी कितना होगा? विच इज लॉग बेस 10 567 बराबर, ये कितनी वैल्यू आएगी? विच इज 2.7536 ये आएगी। आगे देखते हैं कि ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरा लॉग बेस 10 इंटू एस सी, यह निकाल लेते हैं। तो लॉग बेस 10 एस सी की वैल्यू करेक्ट है इंटीग्रल में, विच इज 315 सॉल्व होगी कितनी आएगी? दैट इज 2.4983। ठीक है, ये आ गई। पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया। अब ये 10 की पावर 3 10 की पावर 6 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे निकाल लेना है कि जो 90,000 साइकिल दिया है तो n की वैल्यू दिया है, लेकिन मुझे निकालना क्या है? लॉग बेस 10 इंटू एन। तो क्या लिखना है? निकाल ले लॉग बेस 10 इंटू 90,000 साइकिल, तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? तो बताएगा दैट इज 4.9542 मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 इंटू 90,000। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 और यहाँ 3 है, तो दिस इज 4.95, तो अप्रोक्सीमेट या नियर अबाउट 5 के ही है, मीन्स कहीं यहाँ पर इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को जब यहाँ लाई कर रहा है तो इस वैल्यू को सिंपल से मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ से, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता है, आप लोग थोड़ा मुझे माफ करिएगा इसके लिए, कि यहाँ पर इसको स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है, और एज्यूम कर लेंगे दिस इज पॉइंट एफ। ठीक है, अब जब मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब मुझे इस एब्सिसा के पैरेलल इस पॉइंट से लाइन खींचनी है, जो जाके कहाँ मिलेगी? इस ऑर्डिनेट पे मिलेगी। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा E, और यही आपकी एक्चुअल में क्या होगी? लॉग बेस 10 इंटू एस एफ। यही E पॉइंट आपको लॉग बेस 10 इंटू एस एफ, और यही एक्चुअल में आपको निकालना था एस एफ, दैट इज फटीग स्ट्रेंथ आपको निकालना है। तो बचा क्या इसमें अब करने को? आपको सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए बी दैट इज सी मान लेते हैं। ठीक है, दैट इज सी, दिस इज डी मान लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ सारी वैल्यू हो गई। चलिए फिर निकालते हैं इसको वैल्यू, इस वैल्यू को। किया जाए भाई? चलो भाई इंस्टॉल करते हैं इसको। देखिए, मुझे एक्चुअल में अगर मैं ये निकाल लूँ और पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं इसके लिए। देखिएगा, BC अपॉन AC बराबर BC अपॉन AC इक्वल्स टू EF अपॉन AE, EF अपॉन AE। ठीक है, समरूपता का सिद्धांत इस पे लगाया गया है भैया। तो BC अपॉन AC इक्वल्स टू EF अपॉन AE। तो BC की वैल्यू एक्चुअल में दी कितनी है, मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर BC की वैल्यू कितनी दी गई है? BC की वैल्यू 6 - 3 अपॉन
6 माइनस थ्री अपॉन ए सी कितनी है, ए सी, तो पूरे में से जब इतना माइनस कर देंगे तो ए सी निकल आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 0.9, दिस इज 2.7536 माइनस which is AC, which is 2.4983, ये हो जाएगा। आगे देखिए EF, EF कितना है, EF which is 4.9542 minus 3 by AE, यही AE को मुझे निकालना है एक्चुअल में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या सॉल्व करिए इसको। जब ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, या आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो सिंपल से पूछा क्या गया है, इस वैल्यू को, इसको मैं ओ मान ले रहा हूं, तो हमें ओ ई वैल्यू कैसे निकलेगी, दैट इज ए ओ माइनस ए ई। ए ओ में अगर हम ए ई माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ओ ई निकल आएगा। और जो ये ओ ई होगा एक्चुअल में यही तो आपकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो इतना काम ये आपका है, ये करिएगा, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। करना क्या है, सिंपल से आपको एक इमेजिनेशन ड्रॉ कर लेना है। कंडीशन स्टैंडर्ड आपको ये लेके चलनी है कि लॉग बेस 10 0.9 टाइम ऑफ एसयूटी को मिलाना है 3 से, नंबर ऑफ साइकिल 10⁻³ पे, और करेक्टेड इंड्योरेंस लिमिट को मिला है नंबर ऑफ साइकिल विच इज 10⁻⁶ है। अब जो भी दिया हो, साइकिल दी हो स्टैंड निकालो, स्टैंड दी हो साइकिल निकालो, बस यही करना है आपको। सिंपल से ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। थर्ड ईयर में आ गए हो तो मैथमेटिक्स तो अच्छे से जान गए होगे, 3 सेमेस्टर कंटिन्यू मैथ ही पढ़ाया जाता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम स्टार्ट करेंगे गुडमैन लाइन या गुडमैन गर्बर एंड सोडरबर्ग लाइन। और आई होप कल या नेक्स्ट टर्म पे जब भी स्टार्ट होगा मेरा मेरा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके फिर, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, बाय।